आज के इस विश्लेषण में सीधे चलते हैं भारत के पहले महान प्राचीन साम्राज्य के उस शानदार सफर पर। यह कहानी है मौर्य साम्राज्य के अविश्वसनीय उदय, उसके प्रशासनिक इंजन और अंत में उसके बेहद नाटकीय पतन की। एक ऐसी कहानी जिसने सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दिया। 50 लाख वर्ग किलोमीटर, ये पैमाना सच में दिमाग घुमा देने वाला है। अपने चरम पर यह साम्राज्य इतने विशाल क्षेत्रफल में फैला हुआ था और इसके अधीन लगभग 5 करोड़ लोगों की आबादी थी। उस प्राचीन काल में जब संचार और परिवहन के आधुनिक साधन तो दूर की बात थे, इतने बड़े भूभाग को एक सूत्र में पिरोना सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। और यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, इतने प्राचीन काल में किसी राजवंश ने इतने अभूतपूर्व और विशाल सुपरस्टेट का निर्माण आखिर कैसे कर लिया? शासन चलाने और महत्वाकांक्षा का ये कौन सा अचूक मॉडल था? इसे समझने के लिए पूरे घटनाक्रम को क्रम से देखना बहुत जरूरी है। समय रेखा काफी दिलचस्प है। 322 ईसा पूर्व में एक शानदार शुरुआत हुई, जिसके बाद बिंदुसार और महान अशोक ने साम्राज्य को उसकी बुलंदियों तक पहुंचाया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि इतने मजबूत आधार के बावजूद महज 137 साल बाद ही 185 ईसा पूर्व में इस विशाल साम्राज्य का अचानक से अंत हो गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त तख्ता पलट से, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने विलक्षण रणनीतिकार मंत्री चाणक्य के साथ मिलकर नंद वंश के शासकों को सत्ता से बाहर कर दिया। चाणक्य ने अपनी कूटनीति के जाल से नंद साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, चंद्रगुप्त ने सिकंदर के जाने के बाद सेल्यूकस निकेटर जैसे यूनानी आक्रमणकारियों को भी खदेड़कर साम्राज्य की मजबूत नींव रखी। और फिर आते हैं साम्राज्य के सबसे मशहूर चेहरे, महान सम्राट अशोक, एक ऐसे शासक जिन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को चरम तक पहुंचाया, लेकिन जिनका अपना व्यक्तिगत इतिहास आज भी काफी विवादित है। अशोक के जीवन को लेकर ऐतिहासिक दस्तावेजों में एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ कुछ बौद्ध ग्रंथ ये दावा करते हैं कि अशोक ने सत्ता पाने के लिए अपने 99 भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, लेकिन जब हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर गौर करते हैं, खासकर उनके 5वें प्रमुख शिलालेख पर, तो एकदम अलग ही कहानी सामने आती है। शिलालेख बताते हैं कि उनके कई भाई जीवित थे और प्रशासन में अहम भूमिकाएं निभा रहे थे। यह साबित करता है कि कई बार किताबी कहानियों और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। लेकिन एक घटना ऐसी है जिस पर सभी साक्ष्य बिल्कुल एकमत हैं, और वो है 261 ईसा पूर्व का भयानक कलिंग युद्ध। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार ने अशोक को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। इसी एक घटना ने उन्हें कठोर विजेता से शांति और अहिंसा के पैरोकार में बदल दिया, जिसके बाद उन्होंने हमेशा के लिए बौद्ध धर्म और धम्म का मार्ग अपना लिया। इसके बाद तो मानो साम्राज्य की पूरी दिशा ही बदल गई। सारा ध्यान कूटनीति और लोक कल्याण पर आ गया। सीरिया, मिस्र और मैसेडोनिया तक शांति दूत भेजे गए, यहां तक कि अपने ही बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इंसान तो इंसान, जानवरों तक के लिए अस्पताल बनवाए गए, कुएं खुदवाए गए और सरायों का निर्माण हुआ। प्राचीन काल में ऐसा कल्याणकारी राज्य सच में एक मिसाल था। खैर, केवल अच्छे विचारों से तो इतने विशाल साम्राज्य नहीं चलते। इसके पीछे था एक अचूक प्रशासनिक इंजन और बेहतरीन नगर प्रबंध। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने जो दर्ज किया है, उसे देखकर आज के आधुनिक शहर भी हैरत में पड़ जाएं। राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 विशिष्ट समितियों द्वारा चलाया जाता था। उद्योग और कला से लेकर विदेशियों की देखभाल, जन्म मृत्यु का हिसाब रखना, व्यापार और यहाँ तक कि टैक्स वसूली, हर काम इतनी बारीकी और व्यवस्थित ढंग से होता था कि कोई भी चूक होने की गुंजाइश ही नहीं थी। और इस पूरी नौकरशाही की मशीनरी को सुचारू रखने वाला ईंधन था पर्ण, मौर्य साम्राज्य की आधिकारिक मुद्रा। राज्य के कर्मचारियों का वेतन इसी में तय होता था। सबसे निचले स्तर के कर्मचारी को 60 पर्ण तो शीर्ष मंत्रियों को सालाना 48,000 पर्ण तक का भुगतान होता था। एक ही मुद्रा से पूरा साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूती से जुड़ा हुआ था। प्रशासन को मजबूत बनाए रखने के कुछ और भी जबरदस्त तरीके थे। लोगों के साथ साथ जानवरों तक की नियमित जनगणना होती थी। और तो और पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों यानी जासूसों का ऐसा जाल बिछा था कि कोई भी खबर छिप नहीं सकती थी। काम को आसान बनाने के लिए साम्राज्य को 5 प्रमुख प्रांतों में बांटकर विकेंद्रीकृत कर दिया गया था। अब इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने भारी खजाने की सुरक्षा के लिए एक अजेय बाहुबल तो चाहिए ही था। तो चलिए बात करते हैं इनकी विशाल सैन्य शक्ति की। 6 लाख, ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है।
ये सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य की सेना के पैदल सैनिकों की गिनती है। इसके ऊपर से 50,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी और 800 रथों का बेड़ा अलग से था। ये उस समय के हिसाब से दुनिया की सबसे खौफनाक सैन्य ताकतों में से एक थी। और सेना का प्रबंधन भी एकदम चुस्त था। नगर प्रशासन की तरह ही सेना को भी 6 समितियों में बांटा गया था, जिसमें नौसेना से लेके रसद और घुड़सवार तक शामिल थे। ये साबित करता है कि इनकी असली ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि उनके बेजोड़ संगठन और रणनीतिक प्रबंधन में थी। तो फिर इतनी दौलत, अजेय सेना और अचूक प्रशासन वाला ये साम्राज्य अचानक ताश के पत्तों की तरह बिखर कैसे गया? अशोक के निधन के बाद कहानी पूरी तरह से उल्टी पड़ने लगी। जो खूबियां इस साम्राज्य की ताकत थीं, वही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 84,000 स्तूपों के निर्माण ने राजकोष को अंदर से खाली कर दिया। सत्ता एक ही जगह सिमटी हुई थी और बाद के शासक इतने कमजोर निकले कि वो इस बोझ को संभाल ही नहीं पाए। ऊपर से प्रांतीय गवर्नरों के अत्याचारों ने आग में घी का काम किया। और अंततः वो दिन आ ही गया। 185 ईसा पूर्व में साम्राज्य के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। इतने विशाल मौर्य साम्राज्य का अंत किसी विदेशी हमले से नहीं, बल्कि घर के अंदर ही हुए एक सैन्य तख्तापलट से हो गया। आज भी सारनाथ का अशोक स्तंभ इस बात का मूक गवाह है कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी अंततः समय के आगे घुटने टेक देते हैं। सत्ता और सेना का बल तो बस कुछ ही सदियों का मेहमान होता है, लेकिन जो प्रशासनिक ढांचे, कला और शांति के विचार वो पीछे छोड़ जाते हैं, वो सभ्यताओं को हमेशा के लिए आकार देते हैं। तो क्या शक्ति का असली पैमाना वो है जो हथियारों से जीता जाता है, या वो जो सदियों बाद भी विचारों के रूप में हमारे बीच जिंदा रहता है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।